बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं हूं आपकी होस्ट शहर बानो आवान। उम्मीद है आपने अपना वीकेंड अच्छे से एंजॉय किया होगा और हमेशा की तरह जो मैं कहती हूं कि आप अपने घरों में आप टीवी के सामने बैठकर हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे और हाथ में आपने चाय का कप पकड़ा होगा। हाँ, उम्मीद है हम करते हैं कि आप हमें देख रहे होंगे और आप एंजॉय भी करेंगे। के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपनी को एंकर का जरा पता ले लूं थोड़ा सा कि आपका वीकेंड कैसा रहा। वीकेंड हमने एंजॉय किया, एक दिन तो हम एंजॉय करते रहे, जो हम दिखाएंगे आपको भी हमने क्या किया, स्पेशल कवरेज की, और एक दिन घर वालों के साथ गुजारा, घर के काम किए। बस आप घर के काम करती हैं? जी। जरूरी काम नहीं, घर के काम करने चाहिए ना, लाइक खाना बनाना, घर वालों की। अच्छा शहरबानो, ये भी वैसे एक खबर है कि आप खाना भी बनाती हैं। हाँ, खाना वैसे आजकल तो ये एक ट्रेंड सा बन गया, ज्यादातर खवातीन जो हैं वो खाना बनाना पसंद नहीं करती हैं। नहीं, मैं समझती हूँ कि अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो फिर आप अगर जिंदगी में कुछ आपका खाने को दिल कर रहा है तो फिर आप दूसरों पे ही बैठेंगे। हाँ। तो बेहतर है कि आप वो वाला खाना बनाती हैं जो आपका खुद खाने का दिल कर रहा है। नहीं, घर वालों के लिए बनाती हूँ। बहुत अच्छी बात की आपने। इसी अच्छी बात से हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं और एक और अच्छी बात करते हैं अमेरिकी आर्टिस्ट कैरेट टॉप की। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की और उन्होंने कहा लोग कामयाबी को पसंद करते हैं मगर कामयाब लोगों से नफरत करते हैं। बिल्कुल। जैसे कि अभी शहर बानो जो है वो खाना बनाती हैं, तो ये भी एक कामयाबी की अलामत है, और जो खाना नहीं बना सकते वो आपसे यकीनन नफरत करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझसे कोई नफरत नहीं करता, सब मोहब्बत करते हैं। लेकिन इसको अगर हम रिलेट करें तो ये बड़ी जिंदगी में कामयाबी हर इंसान की ख्वाहिश होती है और हर इंसान चाहता है मैं कामयाब हूँ। कुछ लोग तो कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं मगर कुछ लोग नाकाम रहते हैं, नाकामी का सामना करना पड़ता है। हमारा अलमिया ये है कि हम किसी की कामयाबी पर खुश नहीं होते बल्कि उससे हसद करना शुरू कर देते हैं, जिसका असर किसी दूसरे पर पड़े ना पड़े आपकी अपनी जात पे अजीम जरूर पड़ता है। ऐसी बात है जी, हम लोग तो जब भी किसी से हसद करना शुरू करते हैं अमूमी तौर पर तो बड़े ही नेगेटिव किस्म की जो एनर्जी है वो हमारे जिस्म में पैदा होती है, हमारा ऑरा बड़ा नेगेटिव सा हो जाता है। तो बजाय कि आप अपनी कामयाबी पे, अपने रास्ते पे फोकस करें, आप फिर वो दूसरों की कामयाबी को देखकर सड़ते कुड़ते रहते हैं और आप इवेंचुअली कहीं नहीं पहुंचते और दूसरों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और वैसे भी हर बंदा इस जिंदगी में, इस दुनिया में जो मौजूद है, हर एक की अपनी कहानी है। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये करते हैं कि जी हमारे जो अजीज़ो अकारब हैं, जो दोस्त यार हैं, अगर उसमें से कोई कामयाबी हासिल कर रहा है अपनी जिंदगी में तो हम लोग अपनी जिंदगी को उसकी जिंदगी से रिलेट करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर इसको ये मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए, और अगर इसको ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। ये तो अच्छी बात है, इस तरह सोचना कि अगर ये काम ये कर सकता है तो मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ, ये अच्छी बात है। लेकिन ये सोचना कि इसको क्यों मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला, ये गलत बात है ना। वो किसी मूवी का बड़ा फेमस डायलॉग है और बड़ा अच्छा भी है कि दोस्त वाला दोस्त फेल हो जाए दुख होता है, दोस्त फर्स्ट आ जाए ज्यादा दुख होता है। लेकिन आप दोस्त का लेवल चेक करें, आपने भी मूवी कहा है और मुझे समझ आ गया वो डायलॉग। मतलब आप भी मूवीज देखते हैं? हाँ बिल्कुल। तो नाज़रीन, सबक ये है जी अच्छी बात का कि हमें हसद नहीं करना चाहिए बल्कि दूसरों की कामयाबी में खुश होना चाहिए, दूसरों की कामयाबी की दुआएं करनी चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो जब आप किसी की कामयाबी की दुआ करते हैं तो रब आपके काम जो है वो आसान कर देता है, आपकी लिए आसानियां पैदा होती हैं। दूसरा ये कि आपकी अपनी शख्सियत बहुत मुस्बत होती है और आप बड़ा पॉजिटिव ऑरा कैरी करते हैं, फिर लोग आपके साथ बैठना पसंद करते हैं, लोग आपसे अपनी खुशियां शेयर करना पसंद करते हैं। आप मेरे लिए दुआ करते हैं अजीम? मैं सबके लिए दुआ करता हूँ जी, आपके लिए भी बिल्कुल। बस फिर अब आज से आपने मेरे लिए मजीद दुआ करनी है। मैं लाइव दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह आपको मजीद कामयाबी दे। आमीन, अल्लाह हम सबको कामयाब करे और दूसरों की कामयाबी में खुश होना चाहिए। ये वैसे हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि दूसरों की कामयाबी में खुश हों, दूसरों की खुशी में खुश हों। एक और शहर मानो, हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो गलती करते हैं ना, हम ये नहीं समझ पाते कि कामयाबी है क्या। मैं यही सवाल आपसे करना चाहती हूँ, कामयाबी का मकसद क्या है, कामयाबी क्या है? जो कामयाबी का मयार है वो जिंदगी में मुख्तलिफ होता है। तो हो सकता है कि कोई शख्स हमारे लिए कामयाब है लेकिन खुद उसका जो गोल है वो काफी बड़ा हो, वो अभी अपने आप को उतना कामयाब महसूस ना कर रहा हो, लेकिन हमें ये लगता है कि जी इसने चूंकि बड़ी गाड़ी ले ली है, इसने बड़ा घर बना लिया है और इसके पास बहुत पैसा आ गया है, ये शख्स कामयाब है। मैं समझती हूँ बहुत सारे लोगों की नज़र में बहुत पैसा कामयाबी नहीं होती। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों में नज़र में तालीम का एक मयार होता है कि अगर आप उस लेवल पर पहुँच गए हैं तो आप कामयाब हैं। बहुत सारे लोगों की नज़र में वो कामयाबी नहीं होती। लेकिन वैसे पैसा शहर बानो कामयाबी होनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। कामयाबी आपके किरदार की बुलंदी को कामयाबी में आप तसव्वुर करें, क्योंकि अब आपकी जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो कामयाबी हो सकती है असल में। बहरहाल ये थी आज की अच्छी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उर्दू के नामवर मज़ाह निगार कर्नल मोहम्मद खान की, जिनकी आज 24वीं बरसी है और इनका शुमार उर्दू अदब के उन गिने चुने मज़ाह निगारों में होता है जिन्होंने अदब को अदब बराए अदब की बजाय अदब बराए ज़िंदगी के पेश नज़र रखा है।
उर्दू मज़ाह निगारी की तारीख़ में इनका फ़न संजीदा तवज्जो का हामिल है, क्योंकि इनका फ़न महज वक्त गुजारी का वसीला नहीं बल्कि एक संजीदा अमल है। इसके अलावा उन्होंने बजंग आमद, बसलामत रवि और बज़्म आराइयाँ की सूरत में उर्दू अदब को संजीदा मज़ाह के बेहतरीन नमूनों से माला माल किया है। बिल्कुल, और कर्नल मोहम्मद ख़ान के जो असलूब की खसूसियात हैं, इसका ख्याल जो रखा गया, जो इनकी चीज़ों के बारे में बताया गया, वो बड़ा ख़ास था। फ़िक्र अंगेज़ी और लताफ़त और शगुफ्तगी है जो कि उन्हें दूसरे मज़ाह निगारों से मुमताज़ करती है। कर्नल मोहम्मद ख़ान का ताल्लुक अगर हम आपको बताएं तो ज़िला चकवाल के कस्बा बलकसर से था। 1940 में फ़ौज में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की और 1957 में डायरेक्टर आर्मी एजुकेशन के ओहदे पर फाइज हुए और इसी ओहदे पर रहते हुए 1969 में सुबकदोश हुए। कर्नल मोहम्मद ख़ान मुश्ताक अहमद, ज़मीर जाफ़री और शफ़ीक़ुर रहमान के हम असर थे और उनका इंतकाल 23 अक्टूबर 1999 को हुआ है। तो ये हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट, एक काविश सुनो पाकिस्तान की जानिब से। सुनो पाकिस्तान की जानिब से हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो हमारे इस तरह के बड़े नाम हैं, जो उर्दू अदब से, बिल्कुल जो अदब का नाम है हमारा, उनको हम ट्रिब्यूट देते हैं। जो कि हमारे लिए लेजेंड है, वो अदब का मकाम रखते हैं, हम उनको ट्रिब्यूट ज़रूर पेश करते हैं। और आज और ये कोशिश करते हैं कि जी हमारी जो उर्दू अदब है, हमारा जो सकाफत है, वो जिंदा रहे और हम अपने इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से जो यादें हैं ऐसी जय्यद शख्सियात की वो शेयर करते रहें। और आई एम श्योर कि आप नाजरीन भी हमारे इस सेगमेंट को एंजॉय करते होंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ही है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं और इससे ये है कि माजी की यादें भी कुछ ताज़ा हो जाती हैं। तो जी हमने उर्दू अदब की एक बड़ी शख्सियत को ट्रिब्यूट दिया। अब हम एक खूबसूरत जगह का जिक्र करते हैं। शहरबानो, ये कौन सी खूबसूरत जगह? ये खूबसूरत जगह है वादी कश्मीर। कुदरत की बेशुमार खूबसूरत जगहों में से एक जगह है, फितरी हुस्न से माला माल है। अगर हम बात करें वादी कश्मीर की, बहुत सी वादियाँ हैं वहाँ पर। यहाँ के पहाड़ों में बिखरे सरसब्ज जंगलात, खुश जमाल वादियाँ, झरनों, दरियाओं के बेमिसाल और हैरान कुन कुदरती नज़ारे इस खित्ते की जन्नत नज़ीर होने की गवाही देते हैं। वादी नीलम के बुलंद तरीन मकाम पर पहाड़ों के दामन में छुपी रत्ती गली झील कुदरत का एक खूबसूरत शाहकार है जो देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेता है। इस झील के मनाजिर, नीला शफाफ पानी, पहाड़ों का बारोब हुस्न और वहाँ मौजूद खूबसूरत रंग बिरंगे फूल पौधे कुदरत की कारीगरी का मुंह बोलता सबूत हैं। झील के अतराफ अगर हम देखें ऊंचे पहाड़ हैं और दरमियान में रुई के गालों जैसी सफेद बर्फ है जो सारा साल झील को घेरे रखती है। वैसे इस झील के विजुअल्स हम दिखा भी रहे हैं अपने नाज़रीन को। हाँ बिल्कुल, आप प्लीज कंटिन्यू रखें, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं आप। सतह समंदर से 12,130 फीट की बुलंदी पर वाक़या रत्ती गली दरअसल एल्पाइनी बर्फानी झील है जो 9 महीने बर्फ में ढकी रहती है और इसके बेस कैंप का रास्ता अमूमन जुलाई के वस्त से अक्टूबर के दरमियान तक होता है। हम अक्टूबर में ये मेरे ख्याल से फिर जाया जाए बेस कैंप, जाके देख के आया जाए, नज़ारे लिए जाए जाके जरा ठंडे। मुजफ्फराबाद से निकलने के बाद कमोबेश कोई 84 किलोमीटर की मसाफत के बाद जिला नीलम का जो हेडक्वार्टर है वो उठ मकाम है। यहाँ से 12 किलोमीटर की मुसाफत पर सतह समंदर से 1524 मीटर की बुलंदी पर दरियाए नीलम के जो किनारे आबाद है वो कैरन नामी एक कस्बा है जहाँ से बालाई नीलम का रास्ता निकलता है और महज 7 किलोमीटर की मुसाफत पर ये खूबसूरत एक स्टॉप बनाया गया। शहरबानो, आपने इन डिटेल तमाम लवाजमात के साथ बड़ा ही जबरदस्त बड़ी ज़बरदस्त कोशिश आपने की और बड़ा ही खूबसूरत मकाम जो है वो आज बताया है जहाँ पर हमारा अगला टूर प्लान कर सकते हैं। और ये भी सहरा सुनो पाकिस्तान को जाता है जी कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपने एक सेगमेंट में किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे मुनफरिद और अछूते टूरिस्ट स्पॉट का जिक्र करते हैं कि जहाँ पर हमारे जो टूरिस्ट हजरात हैं वो अपना नेक्स्ट टूर प्लान कर सकते हैं, तो वहाँ पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। और ये अमूमन हमने कोशिश की है कि हम वो वाली जगह दिखाएं जो बहुत ज़्यादा डिस्कवर नहीं हुई। लोग वहाँ पर इतनी आसानी से नहीं जाते, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर ज़्यादा खूबसूरती। और मेरे ख्याल से एक पॉइंट मैं इस पे ऐड करूँगी, शायद वो इसलिए खूबसूरत है कि वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि ज़्यादा जाएंगे तो सफाई का तो हम ख्याल रखते नहीं, हम गंद डालते हैं। जो इक्का दुक्का लोग गए भी होंगे और अगर वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो ये कहेंगे कि मैं तो गया हूँ भाई, ये कौन सी ऐसी जगह बता रहे हैं जो हम नहीं गए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो आके बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते, अमूमन लोग इस चीज़ से दूर रहते हैं। और एक यहाँ इसी के बात से मुझे एक पॉइंट याद आया कि जब भी हम नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं बहुत खूबसूरती होती है, लेकिन जहाँ इंसान मौजूद है वहाँ वो गंद डाल के आते हैं। प्लीज गंद नहीं डालना चाहिए, गंद नहीं डालना चाहिए, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, अपने मुल्क को खुद साफ सुथरा रखें। तो जी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। आज इसराइली बर्बरियत को 17वां दिन है। इसराइली हमलों में
अब तक 1500 से ज्यादा बच्चे, 1300 से ज्यादा खवातीन शहीद हो चुकी हैं। शहदा की मजमूई तादाद बढ़कर 4000 और जख्मियों की तादाद 13,500 से ज्यादा हो गई है। जुल्म सितम का ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। सहूनी फौज की गजा में जमीनी कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है। इसराइल ने गजा पट्टी में हमले तेज करने का ऐलान कर दिया है और फलस्तीनियों को गजा का शिमाली इलाका खाली करने की फिर वार्निंग दे दी गई है। मिस्र इजलास में अरब ममालिक ने इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हुए गजा में जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया है। गजा की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। खुराक खत्म हो चुकी है, पीने का पानी नहीं है, बच्चे पानी के लिए बिलक रहे हैं, अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात खत्म हो चुकी हैं, रफा और मिस्र के बॉर्डर नहीं खोले जा रहे। इंसानी बहरान बद से बदतर होता जा रहा है, मगर आलमी बरादरी तमाशाई बनी हुई है। यूक्रेन जंग में बच्चों के कत्लेआम पर वावेला करने वालों को गजा नजर नहीं आ रहा है। इंसानी हुकूक के लंबरदार मुल्क, एनजीओज और अक़वाम मुत्तहिदा गूंगे, बहरे और अंधे हो चुके हैं। मुस्लिम उम्मा का किरदार भी अभी तक अफसोसनाक है। और ईरान के सिवा मुस्लिम दुनिया सिर्फ जुबानी जमा खर्च से ही काम चला रही है। इस वक्त फलस्तीन आजमाइश की घड़ी में है। उन्हें खुराक, पानी, अद्वियात और कपड़ों की अशद ज़रूरत है। हमें अपने फलस्तीनी भाइयों की बढ़ चढ़ कर और दिल खोल कर इमदाद करनी चाहिए। इसे तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशरिक़ वस्ता के अमूर के माहिर मंसूर जाफ़र साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। एक तरफ गजा की नाकाबंदी की जा रही है तो दूसरी तरफ वहशियाना बमबारी से मासूम और निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। फलस्तीनियों पर दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अब ज़मीनी हमले की भी बात की जा रही है। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और कौन रोकेगा इनको? देखिए जी, इस वक्त जो है इंसानियत की मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी आजमाइश है, और ख़ासतौर पे आज़ादी पसंद अक़वाम और इंसानी हकूक़ का प्रचार करने वाली जो मगरबी और यूरोपीय दुनिया है, कि जितने बड़े पैमाने पे वहाँ इंसानी बहरान इस वक्त इसराइल की लश्कर कशी के नतीजे में पैदा हो चुका है। मैं समझता हूँ ये इस कम से कम मालूम तारीख का सबसे ज़्यादा बड़ा बहरान है और इसका अभी कोई थमने का इस हवाले से इंदिया नहीं है कि इसराइल जो है वो अपने जंगी जुनून में बिल्कुल पागल हुआ है और उसको हम ठोक कर अमरीका, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक जिस बड़े पैमाने पर उससे इज़ारे यकजहती और उसको लाओ लश्कर फराहम करने के लिए उनके साथ हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी आजमाइश है मुस्लिम दुनिया की, कि जो सिर्फ और सिर्फ अभी अपने ठंडे जो हॉल्स हैं, कमरे हैं, उनमें बंद कमरों के इजलास और मुख्तलिफ करारदादों के ज़रिए ही इस आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और दूसरी जानिब जिस अंदाज से वहाँ इंसानी बहरान के नतीजे में पैदा होने वाले जो नुकसान है, यानी वहाँ पे जो लोगों को इमदाद चाहिए, खुराक चाहिए, ईंधन चाहिए, वो अभी तक जो है उस इलाके में उस मिकदार में नहीं पहुँच रहा। यानी ये 2 दिनों से इमदाद पहुँची है, उसके बारे में वहाँ के एक अहलकार का ये कहना है कि ये गजा की जो इस वक्त ज़रूरतें हैं ये उसका 0.02% भी नहीं है। मंसूर साहब, अमेरिकी सदर ने जब दौरा किया था फ़लस्तीन का, जो बाइडन की जानिब से कहा गया था इजिप्ट को कि अगर इमदाद दी जानी है फ़लस्तीन में निहत्ते जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनको अगर इमदाद दी जानी है तो ये मेक श्योर करना होगा कि वो इमदाद हमास के लिए नहीं है बल्कि इनोसेंट सिविलियंस के लिए। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसा अमला मौके पर मौजूद है जो इस चीज़ को इंश्योर कर सकेगा? वहाँ जी पूरे आलमी इदारे, ख़ासतौर पे यूनाइटेड नेशन की मुख्तलिफ एजेंसीज, ओनरवा से लेके ख़ुद यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो है वो रफ़ा क्रॉसिंग तक आए और उनकी निगरानी में ही पहले ट्रक्स जो है उन्होंने अंदर मूव किया। तो वहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ का मौजूद है। उसमें इंटरनेशनल एनजीओज मौजूद हैं, तुर्की से, अरब दुनिया से, हिलाल अहमर है, ये तमाम मौजूद है। असल तो सिर्फ और सिर्फ ये खुब से बातन है इसका, इसराइल का, कि वो हमास का नाम लेके जो है वहाँ पे आम शहरियों को भूखा मारना चाहता है और एक लिहाज से उनको वहाँ पे हमास के खिलाफ एक बगावत पे उकसाना चाहता है कि इनकी वजह से आप पर ये उफ्ताद आई है, तो लिहाजा आप इनके खिलाफ सड़कों पे निकले, इनके खिलाफ मुजाहरे करें और ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि देखिए ये मुट्ठी भर कुछ मज़ाहमतकार थे कि जिन्होंने एक एडवेंचर किया है जिसके नतीजे में अपने कौम के तकरीबन 20-22 लाख लोगों को उन्होंने मुश्किल में, तो ये 20-22 लाख है, ये आज से वहाँ नहीं रह रहे, ये तकरीबन बहुत अरसे से वहाँ रह रहे हैं और ये इन्होंने पहली जंग बर्दाश्त नहीं की है, इससे पहले 5 जंगें बर्दाश्त कर चुके हैं और इन्होंने उस वक्त भी अपना अज़्म सबात नहीं खोया था। इन्होंने इसी जगह पे बम्बों के साए में ही जो है अपनी ज़िंदगी गुजारी है। इनके बच्चे इन्हीं बमों की घन गरज के अंदर ही स्कूल में जाते हैं, वहीं उनकी परवरिश हुई है, तो लिहाजा वो इस माहौल से आशना भी हैं
और इसे अपना काज समझते हैं। जाफर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पर खुराक जो पहुँचाई गई है वो इतनी नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही कम है, 1% भी नहीं है वहाँ के लोगों को जितनी चाहिए। खुराक नहीं है, पानी नहीं है, अद्वियात नहीं है, और वहाँ पर जो अस्पताल में लोगों ने अपने आप को वहाँ पर रखा हुआ है कि शायद यहाँ पर हम महफूज रहें, पनाह ली हुई है, वो अस्पतालों को भी निशाना बना रहे हैं, गोला बारूद वहाँ पर भी फेंका जा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि अगर हम इंसानी हकूक़ की बात करें और इंसानी हकूक़ की जो NGOs हैं, जो लंबरदार हैं, वो कहाँ पर हैं? क्योंकि यूक्रेन जंग में तो इंसानी हकूक़ की बहुत बातें की जा रही थी, अभी क्यों सोए हुए हैं? इसमें यकीनन जो बैनुल-अक़वामी बिरादरी में काम करने वाली इंटरनेशनल NGOs हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स वॉच हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ रिलीफ की एजेंसियां हैं, मुस्लिम मेड है, हिलाल अहमर है, रेड क्रिसेंट है, ये तमाम के तमाम फील्ड में मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त इसराइल जो है वो उन्हें रफा क्रॉसिंग के जरिए अंदर नहीं जाने दे रहा। इस वजह से उनको ये खदशा है कि ये इमदाद जो है शायद वहाँ पे ऐसे क्वार्टर्स के हाथों ना लग जाए कि जो उनके नापसंदीदा हैं, जिनकी बीख करने के लिए उन्होंने ये सारी लश्करकशी की है। और इसी वजह से वो, जिसे कहना चाहिए, इनको जिंदा रख के एक लिहाज से सिर्फ इसलिए जिंदा रखना चाह रहा है फ़लस्तीनियों को, ताकि इनको दोबारा निशाना बनाया जा सके। इस हद तक इनको खुद मुख्तार या इनको अपने पैरों पर ना खड़ा कर दिया जाए कि जिसके नतीजे में कल को ये दोबारा इसराइल को आंखें दिखाने के काबिल हो जाए। तो ये एक, मैं समझता हूँ, हाई जालिमाना और जिसे कहना चाहिए वहशत पर मबनी इसराइली इक़दाम है। और इसराइल के साथ जो भी इस वक्त नेगोशिएशन, ये जो बात हो रही है, वो उस वक्त तक मैं समझता हूँ कारगर नहीं होगी जब तक इसराइल के साथ एक धमकी, ताकत और बराबरी की बुनियाद पे वो बात ना की जाए। क्योंकि इसराइल अगर करारदादों पे अमल करने वाला होता तो 70-75 वर्षों में यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, जो उनके सरपरस्त जो है वक्तन फवक्तन वीटो करते चले आए हैं, जिसकी वजह से ये तमाम का तमाम बहरान जो है वो जू का तू बरकरार रहा। फ़लस्तीनी जो है वो हर 3-4 साल बाद अपनी जमा पूंजी जो है एक बार फिर जो है इसी अंदाज से जंग के अलाव में झोंकने पे मजबूर होते हैं, ताकि किसी न किसी तरीके से वो अपने इशू को, अपने मसाइल को जो है वो दुनिया के सामने आश्कार कर सके। मैं समझता हूँ इस बार उनका ये जो वेंचर है, ये जो उनका है, उसने इस इशू को यकीनन इंटरनेशनलाइज किया है। मंसूर साहब, ये भी बताइएगा सर कि आप सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह की जानिब से भी अब जो है वो निशाना बनाया जा रहा है ये इजरायली तंसीबात को। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जंग का दायरा कार वसी होता देख रहे हैं आप? जी, इसमें कोई शक नहीं कि इसका दायरा कार जो है वो मुतवक्को तौर पे वसी होगा। उसकी वजह यह है कि जो बयानात ईरान की तरफ से भी देखने को मिले हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, फिर इसी तरीके से चीन ने जिस अंदाज से बिल्कुल अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है कि वो इस मसले के हल के हवाले से तमाम इक़दामात करेगा। और अमरीका के जो मशरिक़ वस्ता में जंगी अज़ाइम हैं, उनको भांपते हुए इसराइल ने भी अपने जो है वो बहरी बेड़े पहली बार जो है वो मूव किए हैं। तो मैं समझता हूँ इस तनाजुर में हम इस खदशे का इजहार करने में हक बजाने में हैं कि एक नई सफ़बंदी के साथ एक आलमी जंग की कैफियत जो है आलमी जंग की कैफियत पैदा हो रही है। और ग्रीन सिग्नल दिया गया है इसराइल की जानिब से कि ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाए, जिस पर ईरान ने यह वाज़ेह किया कि अगर ज़मीनी कार्रवाई की गई तो हम इसमें मुदाखलत करेंगे। अब ईरान की जानिब से अगर मुदाखलत होती है तो यह मामला मज़ीद बिगड़ सकता है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। हम दुआ करते हैं कि ये जो मामला है ये अमन की जानिब बढ़े, अमन की जानिब बढ़े, बेटर सेंस प्रिवेल करे और कोई ना कोई जो ताकत है, आलमी ताकत है, वो इसमें मुदाखलत करे और मुस्लिम उम्मा अपना अहम किरदार अदा करे और एक ज़बान होकर इस पर बात करे। अभी नाज़रीन हम यहाँ पर शामिल करेंगे ब्रेक के बाद आएंगे मजीद बड़ी और अहम दिलचस्प स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी पर। नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हुए हैं और बड़ा वार्म वेलकम किया गया, बड़ा वार्म वेलकम हुआ। आपने देखा? हाँ बिल्कुल देखा और हमारे चैनल की तरफ से कवर भी किया गया। फूलों की पत्तियां जो हैं, मैं तो अपने चैनल देख रही थी फूलों की पत्तियां जो है हेलीकॉप्टर से फेंकी गई। मरियम नवाज साहिबा का जो इस्तकबाल किया गया, वो क्रेन से उनके ऊपर फूल फेंके गए। अच्छा, वो वाले मनाजिर ना मैंने लाइव देखे संभव। अच्छा, मैं रिंग रोड पे एक काम के सिलसिले से ही गुजर रहा था और मैंने वहाँ पे काफिला देखा, नून लीग का खासा बड़ा वो काफिला था रिंग रोड के ऊपर ही। और वहाँ पे मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर जो है ना क्रेन्स लगा के वहाँ से मरीम नवाज का काफिला था वो गालिबन, तो उसके ऊपर जो है वो फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही थी। और फिर मीनार पाकिस्तान को जिस तरह से सजाया गया भरपूर तरीके से,
और भरपूर तरीके से फिर वो जो उस पर जो म्यूजिक चलाया गया, तेरा इंतज़ार इस्तकबाल होसी ना तेरा ख्वाब ख्याल होसी वो वैसा ही था कुछ, है ना। 4 साल की खुद साख्ता जो जिला वतनी, उसके बाद नवाज शरीफ वापस पहुंचे हैं और फिर वापस पहुंच के उन्होंने कौम से खिताब भी किया। वहाँ पर मरीम नवाज साहिबा उनको मिली और वो थोड़ी इमोशनल भी हो गई, वो मनाज़िर भी सबने देखे। तो इस तमाम मैं एग्जैक्टली यही पूछने लगी थी आपसे कि जब इमोशनल हुई तो साथ मरियम नवाज साहिबा और मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं, जब वो इमोशनल हुई है वो मुझे समझ नहीं आई। कायद है ना, तो मिल के आई थी। उनके कायद हैं, ऑब्वियसली वो फिर हो जाता है जरा फ्लो में, इंसान जज्बाती हो जाता है। तो जी बात कर लेते हैं सारी सूरत हाल पर। सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो आपका ओवरऑल तज्जिया लेना चाहेंगे इस सूरत हाल पे, नवाज शरीफ की वापसी को आप किस तरह से देखते हैं और जो एक कामयाब उन्होंने जलसा किया उस बारे में आपके क्या तासुरात हैं? बहुत शुक्रिया आपका। अभी चूंकि आप लोगों ने मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब का और फिर उस पर ना समझ आने वाली बात की, स्टार्ट करता हूँ। कोई भी पार्टी अपने लीड साथ उसके वर्कर हों और वर्कर में से कुछ रहनुमा बन जाते हैं, मेहनत करते हैं, मरियम जैब जैसे जी, और फिर वो अपने लीडर के लिए, आपको पता है कि ये कोई जगह पे नहीं हो रहा, ये तमाम सियासी जमातों में होता है जी। कि सब अपने लीडर के लिए या लीडर के लिए इसी तरह जज्बात रखते हैं, जो जज्बात आपको नवाज शरीफ साहब के साथ लोगों के नजर आए, अपनी पार्टी की लीडरशिप के भी, फैमिली के भी। ये ऐसा अनोखा वाकया नहीं था और उनकी इमोशनल अटैचमेंट इस सेंस में है कि उनकी वालदा उनकी नवाज शरीफ के साथ सियासत करती हुई आ रही है। उनकी खाला जो फौत होगी, सॉरी मतलब उनकी खाला सेनेटर नजमा हमीद जो वो फौत हुई हैं, मतलब ये लोग सारे कब से काम करते आ रहे हैं, चीजों के साथ भाग दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मुझे कुछ गलती उसमें फौत होने में हो रही है, लेकिन जो सियासत हो रही है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, इसकी जरूरत है कि तमाम सियासी जमातें अपना अपना रास्ता अपनाएं और मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की राह हमवार करें, ना कि उसमें रुकावट बने। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से जो होता है बहुत ज्यादा शोर कि जी ये देखें कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मुस्लिम लीग नून को मिली हुई है और हम इलेक्शन फौरन चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी दोनों ने 4 महीने इलेक्शन डिले करने में बाकायदा मुश्तरका मफादात की कौंसिल में अंगूठा लगाया, तस्वीरें बनाई और फिर अब कर रही हैं। फिर बात आ जाती है साथ ही पीटीआई की। पीटीआई को पॉलिटिकली अपना रास्ता निकालना होगा। अगर खान साहब यही जिद है कि वो बाहर आएंगे तो इलेक्शन होगा या वो मानेंगे, तो वो मेरा ख्याल है कि फिलहाल तौर पे ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ ने भी नामुमकिनात में से मुमकिन दूसरी तीसरी दफा निकाली है, पहली दफा नहीं निकाली। मतलब आप पत्थर में सर मारें और आपके सर पर कुछ ना हो, फिर तो कोई आपके पास कोई और ही मखलूक होनी चाहिए। इंसान ये कि अपना रास्ता अपनाए। और वो चौधरी निसार मिसाल दिया करते थे कि अगर कोई पागल खड़े हैं तो आप उनके पत्थर का इंतजार करने या उनसे पत्थर मराने के लिए सामने तो नहीं जाएंगे, साइड से होके जाएंगे। तो अगर आपको कोई मुश्किल नजर आ रही है तो आपको रास्ता साइड से लेके और अपना रास्ता, सियासत कहते ही सही है, उस पर बहुत सारे लोग डील कहते हैं, डील करके ही तो इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे। अच्छा आमिर साहब, नवाज शरीफ ने महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए जो 9 निकाती एजेंडा पेश किया है उसका रोड मैप नहीं बताया। क्या लगता है आपको, महंगाई और बेरोजगारी खत्म कराने के लिए नवाज शरीफ के पास कोई नई हिकमत अमली होगी? दूसरा, नवाज शरीफ की वापसी से सियासी मंजरनामे में क्या चेंजिंग होंगी? देखें, तब्दीली तो जो आनी थी कि हम बार बार कह रहे थे कि नवाज शरीफ का जलसा उनकी और उनकी पार्टी की सियासत का रुख मुतय्यन था। वो एक कामयाब जलसा हो गया। लोग कह रहे थे कि ये खत्म हो गए हैं। उसके अंदर अब जब जलसा कामयाब हो गया तो जी लाहौर की पार्टिसिपेशन नहीं थी, नौजवानों की पार्टिसिपेशन नहीं थी, मतलब इस तरह की बातें आ रही हैं। तो तज्जिया ये होता है कि जी क्या उसके साथ लोग खड़े हैं, नहीं खड़े हैं। इमरान खान की मकबूलियत क्या थी? वो थी कि जनाब लोग खड़े हैं, उनके लिए जलसों में आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे थे, फिर मुसलसल कम होते चले गए और फिर दोबारा एक उरूज आया उनको अपोजिशन के अंदर बैठ के। नवाज शरीफ के लिए भी यही कुछ है कि उन्होंने पीटीआई के वोटर से वोट नहीं लेना जी। उन्होंने एक तो अपनी पार्टी को वापस मार्केट में लाना था, जो वो ले आए सियासत की मार्केट में, कि वो खत्म हो चुकी है, वो जलसा नहीं कर सकेगी, मीनारे पाकिस्तान नहीं बढ़ सके। वो आपने और हम सब ने देखा है, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं कि वहां लोग थे, ये थे। हाँ, अब आप रोड मैप की तरफ आ जाएं। रोड मैप आएगा जब इलेक्शन रूल आ चुका होगा, तो आपको सब कुछ सामने लाना होगा कि मैं इन मामलात से कैसे निकलूंगा
और उन सवालों का जवाब बड़ा वाज़ेह देना होगा कि अगर आप कहते हैं तो आपके भाई की हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। और लोग पिस गए उसमें, क्योंकि जब तक हुकूमत नहीं आई नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी बहुत आगे थी, खान साहब और उनकी पार्टी बहुत पीछे चुकी हुई थी। तो इसका जवाब सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आपके हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया था और हमने रियासत बचा ली और सियासत डबो दी। नहीं, लोगों को अब अगर उम्मीद है और चांस है तो फिर आपको उसको यकीन दिलाना होगा और आपको बात करनी होगी, और इस पे यकीनन वहां पे काम हो रहा है। और वो इलेक्शन शेड्यूल के साथ या इलेक्शन से चंद दिन पहले अपने मंशूर का और लाए अमल का ऐलान करेंगे। फिलहाल जैसे कल उन्होंने सियासी जमातों के कुछ रहनुमाओं से मुलाकातें की, कुछ से टेलीफोन पे बात की, आज भी यही कुछ होगा और अभी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। बिल्कुल राना साहब, दो सवाल आते हैं सर, दो अहम सवालात हैं। नंबर एक तो नवाज शरीफ साहब की वापसी पर जो उनके मुखालफीन है सोशल मीडिया, आई एम श्योर आप भी फॉलो कर रहे होंगे, कि तनकीद का निशाना बनाया गया इस हवाले से कि एक तो जो बायोमेट्रिक्स उनके हुए एयरपोर्ट पे, दूसरा स्टेट रूम खोला गया और कहा यह जा रहा है कि जी जिन्हें इश्तिहारी करार दिया गया हो अदालतों की जानिब से, और इस तरह का उन्हें VIP प्रोटोकॉल देना और फिर स्टेट मशीनरी लग जाना जलसा जो है उसका इंतजाम करने के लिए। सर इस हवाले से आपके कमेंट्स। और दूसरा आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ की वापसी का मकसद PMLN का जो वर्कर है, उनका जो वोटर है, उसे वापस जमात के लिए इकट्ठा करना। तो आपको क्या लगता है कि 2018 के इंतखाबात में नून लीग का ही वर्कर और वोटर था जो PTI में गया, या और दीगर जमातें, तहरीक लब्बैक का भी कहा जाता है कि उन्होंने भी काफी वोटर जो है वो नून लीग का अपनी तरफ खींचा? 2018 में तो मुस्लिम लीग नून जीत गई थी, आपको पता है, पंजाब सारा उन्होंने जीत लिया था, सबसे बड़ी पार्टी थी। आजाद उम्मीदवार उनकी दिख रहे थे, लेकिन फिर आजाद उम्मीदवारों को फोन किए गए, इस हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं, इस घर चले जाएं, यहाँ पे जाके PTI का 3 कलर का झंडा जाके अपने गले में डलवा लें। आपको पता है उससे पहले PMLN पे पूरा जोर लगा था। तो ये नहीं है बात, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। उन्हें अपने ही उस वोटर को राजी करना था और उसका अमल इस जलसे से स्टार्ट हो गया है। कैंडिडेट्स के लिए भी बका का मसला था, खुद PMLN के लिए भी मसला था, और सियासी जमात की जिंदगी पूरे पाकिस्तान का मसला है, उसमें सारी सियासी जमातें शामिल हैं। अब आपका दूसरा सवाल क्या था? जो एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया अदालत से, इश्तिहारी है नवाज शरीफ साहब, उस पर जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है नवाज शरीफ इश्तिहारी थे अदालत से जी। जमानत किसने ली? मैंने और आपने ली या अदालत ने ली जी। सजाएं किसने दी थी? अदालत ने दी थी। मरियम नवाज को बरी किसने किया? बड़ी अदालत ने किया। नवाज शरीफ की अपील आज हाई कोर्ट में पता चल जाएगा, वो आज सुनेंगे, कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, फैसला हाई कोर्ट करेगी। जब उनकी जमानत हो गई, एक साबिक वजीर आजम जो आजकल वो नेक्स्ट टू अडयाला जेल का तराना आके वहीं बैठे हुए हैं, आपको पता है वो PF के चकलाला एयरबेस पे करते थे, जहाज से जब भागते थे, वजीर आजम जब फारिग हो जाता है तो उस स्टेटस के चक्कर में पड़े हैं। तो बायोमेट्रिक इमरान खान और उनकी अहलिया के भी लाहौर हुए थे इस्लामाबाद हाई के लिए, और इनकी बायोमेट्रिक नादरा की हुई है, हाई कोर्ट की हुई, वो पेश हो जाएगी वहां पे। नादरा के क्यासिक पे आप चले जाएं, प्राइवेटली सतह पे आप किसी को बुला लें, कर लें, क्या अदालत ने मना किया था कि कोई बंदा नहीं जाएगा? वो 3 दफा के साबिक वजीर आजम है और 1 दफा का साबिक वजीर आजम उनको एयरपोर्ट पे लेने पहुंचा हुआ था, जिसके साथ सिक्योरिटी उसी तरह मौजूद थी जिस तरह खान साहब के लिए। आमिर साहब माजरत के साथ वक्त कम है हमारे पास, हमें ब्रेक लेना है। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं, अब हम दुआ करते हैं मुल्क की जो सियासी मंजरनामा है वो बेहतर हो और मुल्क की मईशत भी बेहतर हो, आम आवाम को कोई रिलीफ मिले। हम लोग वापस आएंगे जी ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बर्फानी चीते का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान इन चंद ममालिक में से एक है जहां बर्फानी चीते अब भी काफी तादाद में मौजूद हैं, मगर बदकिस्मती से वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी तादाद में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और इसी हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बर्फानी चीते का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बर्फानी चीते के तहफ्फुज़ की अहमियत को जाहिर करना है, इसके बारे में शऊर उजागर करना और गैर कानूनी शिकार को रोकने के लिए इक़दामात करने की अहमियत बताना है। इस दिन का आगाज 2014 में हुआ। ये दिन मनाने वाले अव्वलीन ममालिक में उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, काज़ाकिस्तान, मंगोलिया, भारत, चीन, भूटान और अफगानिस्तान शामिल हैं। बर्फानी चीते दिलकश और ताकतवर जानवर हैं जो ज्यादातर वस्ती एशिया के 12 मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाते हैं।
माहिरीन के मुताबिक दुनिया में 6,390 बर्फानी चीते हैं। पाकिस्तान में बर्फानी चीतों का मस्कन कोहे हिमालय और हिंदुकुश के बर्फपोश पहाड़ हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अलावा KPK के जिला चित्राल और आजाद कश्मीर की वादी नीलम पर मुश्तमिल 81,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहीत इलाका बर्फानी चीतों का मस्कन है, जहां उनकी तादाद 150 से 350 के दरमियान बताई जाती है, जो तेजी से कम होती जा रही है। बर्फानी चीते उन जानवरों का शिकार करने के काबिल होते हैं जो अपने जिस्मानी वजन से 3 गुना ज्यादा होते हैं। इन जानवरों को अक्सर पहाड़ी भूत कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा तन्हाई में गुजारते हैं और इन्हें बहुत कम देखा जाता है। बड़े ही खूबसूरत ये बर्फानी चीते हैं और मैं तो ये हैरान था एक वीडियो क्लिप को देख के कि वो पहाड़ी से गिर रहा है, उसने अपना शिकार मुंह में दबोचा हुआ है, लेकिन वो शिकार उसने अपने मुंह से नहीं छोड़ा। और इसमें अफसोस की बात यह है कि इनकी जो नस्ल है वो मादूम होती जा रही है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए हुकूमती तौर पर कि बचाना चाहिए इनकी। और मेरे ख्याल से जैसे आई डोंट नो क्या वर्ड यूज होता है, ब्रीडिंग या पता नहीं क्या, ब्रीडिंग बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में ब्रीडिंग करवा के ये है कि जो मादूम होती नस्ल है किसी भी जानवर की, किसी भी स्पीशी की, उसको महफूज किया जा सकता है, करना चाहिए। और इस तरह की जो खूबसूरत हमारे पास जानवर मौजूद हैं, इनको संभालना चाहिए और इनकी जो नस्ल है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। अगर हो रही है तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, इसको देखना होगा कि आगे क्या करना। अभी शहरबानो ब्रेक लेंगे हम लोग। हाँ, अभी हम ले रहे हैं ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। और अब मेरे ख्याल से शहरबानो वो वक्त आ चुका है कि हम सरप्राइज से पर्दा उठा दें और अपने नाजरीन को ये बता दें कि इस वीकेंड पे हम कहाँ गए थे। जी हाँ, हम गए थे अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में और वहाँ पर हमने कवर किया था शाम घराने की एक म्यूजिकल शाम 84 घराने की एक म्यूजिकल शाम थी। उस शाम को हमने कवर किया और हमने कहा कि आपको भी दिखाएंगे, तो अभी मेरे ख्याल से देख लेते। आइए चलते हैं जी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अबान, आज स्टूडियो से बाहर और मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। और हमने सोचा कि इसी मौसम में तब्दीली आ रही है, मौसम अब ठंडा होना शुरू हो गया है, तो हम भी स्टूडियो से बाहर निकलते हैं और जाकर देखते हैं कि शहर की शाम कैसे होती है। वैसे शहरबानो, आज शाम हम कहाँ पर मौजूद हैं? आज शाम हम मौजूद हैं अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर एक शाम का इनेकाद किया गया है। तो ये कैसे हो सकता है कि किसी शाम को एंजॉय करने हम पहुँचे और आपको साथ ना लेके आए? तो आज आपको भी साथ एंजॉय करवाएंगे। ये शाम का इनेकाद किया गया है शाम 84 घराने की जानिब से और यादें सलामत के नाम से। क्लासिकल मौसीकी का तड़का होगा और आज की शाम में जिन जिन सितारों ने शमूलियत इख्तियार करनी है जी, उनके नाम भी मैं आपको बताता हूँ। उस्ताद शफकत अली, उस्ताद रफ़ाकत अली, उस्ताद फैज़ान अली और इसके अलावा नदीम अब्बास लूने वाला भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम इनसे गप भी लगाएंगे और आज हम खुद भी इंजॉय करेंगे कि क्लासिकल मौसीकी का जो तड़का है वो किस तरह से लगेगा और आपको भी इंजॉय करवाएंगे। अगर शाम 84 घराने की बात की जाए तो शाम 84 घराने को दुनिया भर में जितने लोग भी क्लासिकल मौसीकी को सुनते हैं, समझते हैं, वो इस घराने की पहचान रखते हैं। इस घराने ने पाकिस्तान को और दुनिया भर को अज़ीमुश्शान फनकार नवाजे हैं और वो फनकार जिन्होंने दुनिया भर में अपने फन का लोहा मनवाया। और शहरबानों को भी क्लासिकल मौसीकी बहुत पसंद है। बिल्कुल अजीम, आपको भी क्लासिकल मौसीकी बहुत पसंद है और हमारे देखने वालों को भी पसंद होगी यकीनन। तो फिर मेरे ख्याल से बगैर किसी डिले के आपको सीधा हॉल के अंदर लिए चलते हैं। तो सुनते हैं जी आज की शाम में क्लासिकल मौसीकी। आइए। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद सलामत अली खान साहब के साहबजादे उस्ताद शफकत अली खान साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस विलन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप ये बताएं कि आज की ये शाम का मकसद क्या है? वेरी सिंपल, प्रमोट क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट इन दिस कंट्री इज़ वेरी नीडफुल थिंग एट द मोमेंट। एक्चुअली आई हैव स्पेंडेड माई होल लाइफ इन US। वहाँ मैंने बर्कली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, परफॉर्मेंसेस की, पर मेरे वालिद साहब के कहने पे मैं पाकिस्तान आया 2000 में। लेकिन उनकी ज़िंदगी में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, सामशाजी म्यूज़िक सर्कल। तो उसके तहत हमने ये 3 साल से एक प्रोग्राम शुरू किया है, याद सलामत। बेसिकली इट्स डेथ एनिवर्सरी ऑफ सलामत अली खान, जो कि जुलाई में थी। ड्यू टू द मुहर्रम एंड सफ़र वी हैव उसकी डेट चेंज की। फिर हमारी फैमिली में एक इंसिडेंट हो गया, समबडी पास्ट हुए, तो ये अक्टूबर में आ गई। लेकिन इसमें हम अवार्ड देते हैं, नज़ाकत सलामत अवार्ड।
वेरी नाइस। Lifetime achievement, one artist or the promoter. आज चूँकि सलामत अली खान साहब को ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं, उनकी बरसी के हवाले से इस इवेंट का इनेकाद किया जाता है। ये जानना चाहते हैं सर कि अभी क्लासिकल मौसीकी की तरवीज के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए शाम 84 घराने की क्या खदमात है? सर आपके सामने आपने खुद ही बात कह दी कि ये ऑर्गेनाइजेशन बना के हम सपोर्ट कर रहे हैं, कोई स्पॉन्सर नहीं है इसका, अपने पल्ले से करते हैं। और मेरे जो फैंस हैं, दोस्त हैं अमेरिका, यूरोप में, पाकिस्तान में, वो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें से कुछ लोग वो अपना नाम नहीं लेना चाहते। हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ मौसीकी को प्रमोट नहीं कर रहा, टैलेंट्स को भी लेकर आ रहा। कल बड़े टैलेंट यंग था, अभी भी यंगस्टर आपको नजर आएंगे, इंक्लूडिंग मी, आई एम आल्सो वेरी यंग। यस सर। तो जी याद सलामत के हवाले से अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में बड़े बड़े पाकिस्तान के नामवर फ़नकार, मौसीकार यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसी ही एक मशहूर शख्सियत पंजाबियों सराय की लोक फ़नकार अल्लाह लूने वाला के साहबजादे नदीम अब्बास लूने वाला आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे बात करते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए। आज याद सलामत के हवाले से एक इनकाद किया गया एक ख़ास शाम का। सबसे पहले तो हम सलामत अली खान साहब के बारे में जानना चाहेंगे कि उनसे मुतल्लिक आप कुछ कहना चाहें। मेरी एज परफॉर्मर, एज ए सिंगर या वोकलिस्ट जो थोड़ी बहुत समझ है, उस्ताद सलामत अली खान साहब की शख्सियत के बारे में कुछ कहना बहुत ही बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन ये है कि हम बहुत खुश नसीबों में हैं कि हमें उस्ताद सलामत अली खान साहब जैसी शख्सियत को सुनने का मौका मिला, उनको देखने का, उनसे दुआ लेने का भी शर्फ हासिल हुआ। अच्छा, आपका एक गाना, आप थोड़ा सा फन पैक पे हो जाए। आपका एक गाना गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानिया, मैं बहुत सुनती थी। वो क्या आपको पता था कि इतना महंगा पेट्रोल हो जाएगा? आजकल की सिचुएशन पे बिल्कुल सेट पड़ता है जी। मुझे ये तो नहीं पता था कि ये रियलिटी में ये गाना जो है ये सच हो जाएगा। और सच वैसे उसमें मैंने महंगाई की बात नहीं की थी, लेकिन वो आजकल सूट कर रहे हैं। अच्छा, वो सूट इसलिए कर रहा है क्योंकि जो उस गाने का जो मीनिंग है वो महंगी हो गई है। जब मैंने कहा यानी गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवा, अब बात तो सिंपल सी है कि यानी तू लाया गड्डी मैं पवाऊंगा तेल, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन है जैसे हम माशरे में करते हैं। अगर महबूब आपकी मर्ज़ी का हो, जिसके आप हम सफ़र होना चाहें, तो लाख रुपए लीटर भी कोई लेकिन जेब भी तो साफ दी होनी चाहिए ना। नहीं, आप उस मुताबिक यानी महबूब चूज करें ना। नदीम साहब आप ये अगर 2 लाइनें सर गुनगुना दें। गड्डी तू मंगा दे तेल में पवंदी हाँ, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदिया, वे जे मैं तेरे कोल रवां राजी रहंदिया, तैनू प्यार हो गया मैनू सैयां कहंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदियां, जे मैं माए कोल रवां राजी रहंदियां। वाह 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 वाह, कमाल गाया आपने, खूबसूरत गाया। अच्छा, इसमें जो मेन उसमें क्रक्स था वो ये था कि जब मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहंदी।
जनाब शाम 84 घराने के चश्मो चिराग फैजान सलामत अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, इतनी खूबसूरत इतनी शानदार शाम का इनकाद किया गया, हम सब इंजॉय कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इस शाम का इनकाद क्यों किया गया, इसका मकसद क्या था? जी, सबसे पहले तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है शाम 84 म्यूज़िक सर्कल और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट और पीटीवी के तहत ये शाम मनाई जा रही है, जिसका नाम है याद सलामत। और इस याद सलामत को हमने ब्रांडिंग पिछले 3 साल से की है। याद सलामत पहले हम इसको शाम 84 म्यूज़िक फेस्टिवल के नाम से किया करते थे, लेकिन इसको मनाने का मकसद है उस्ताद सलामत अली खान साहब की याद को मनाना, जो कि मेरे दादाजी हैं उस्ताद सलामत अली खान साहब। उन्होंने जो काम किया है हमारे मुल्क की क्लासिकी मौसीकी के ज़रिए खिदमत की है, उनकी उस खिदमत के एवज़ उनको याद रखने के लिए याद मनाई जा रही है। और हमारा मेन एजेंडा है कि क्लासिकल म्यूज़िक की प्रमोशन। चीज़ पेश कर रहा हूँ, सुर नहीं है बीच में। याद सलामत की जो शाम है वो जमी हुई है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली उस्ताद रफ़ाकत अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सबको देख के बड़ी खुशी हो रही है। मैं पहली दफ़ा इस सुनो टीवी में मैं आया हूँ जी इंटरव्यू। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आज जो शाम क्लासिकल मौसीकी के हवाले से रखी गई है, इसका ख़ास मकसद क्या है और क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान में मज़ीद क्लासिकल मौसीकी के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए जी, क्लासिकी मौसीकी तो बेसिक है और ये वो मौसीकी जिसको कभी ज़वाल नहीं था। हमेशा आर्टिस्टों को ज़वाल होता है और फ़न तो अपनी अरूज पर ही रहते हैं। जैसे कहते हैं फ़न की कोई सरहद नहीं होती, आर्टिस्ट की सरहद होती है। आर्टिस्ट के पास पासपोर्ट होगा तो वो सरहद क्रॉस करेगा, फ़न वैसे ही चला जाता है वहाँ से। तो मैं समझता हूँ कि क्लासिकी मौसीकी पाकिस्तान का बहुत बड़ा विरसा है और ये इंडो पाक जब नहीं बने थे दोनों मुल्क, उससे पहले सदियों से ही ये क्लासिकी मौसीकी चली आ रही है। अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री देखें, आप ब्रिटेन हिस्ट्री देखें, आप सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री देखें, तो अमेरिका का जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो जैज़ है और ब्रिटेन का जो म्यूज़िक है वो भी ओपरा और जैज़ है, और पाकिस्तान का जो ओपरा और जैज़ है वो क्लासिकल म्यूज़िक है जिनको घरानों ने संभाला, उसमें उनकी सिनफें भी हैं। तो मैं समझता हूँ इस हेरिटेज को खुदा का वास्ता है, इसको स्टेट लेवल पे हमें पैसे नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम भंगड़े मुंगड़े गा के पैसे कमा लेते हैं, जंपे भी मैं मार वेरी नाइस, अभी बड़ी मशहूर है। मेहरबानी करके इसकी हिफाजत करें। रफ़ाकत साहब, ये कहिएगा कि क्लासिकल मौसीकी की ग्रोथ के लिए और इसकी बका के लिए घरानों का किरदार कितना ज़रूरी है? देखिए, दुनिया में 2 बड़े घराने हैं, याद रखिएगा, एक अच्छा गाने वाला, एक बुरा गाने वाला। वाह 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 वाह। जो अच्छा गाता है वो अच्छे घराने से, जो बुरा गाता है वो बुरे घराने से। मैं ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ। सर बुरे घराने भी बन जाते हैं? देखिए बेटा, मैं आपको बताऊँ, घराना तो बनता ही था भाई जब आप म्यूज़िक में बहुत आला होते हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, स्कूल ऑफ म्यूज़िक है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज भी घराना है। लोग कहते हैं, प्राउड से कहते हैं हम रावियन हैं। NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स भी घराना है, लोग कहते हैं हम NCA से हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ मैं शाम 84 से हूँ, मेरा भी घराना है। तो मैं एक बात आप ज़हन में रख लें, उसको कैद कर लें अपने ज़हन में। 100 बातों की एक बात है, लव योर हेरिटेज, लव योर प्रेस्टीज। जब तक आप उससे प्यार नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। हमें स्टेट लेवल पे ये सब करना है। आप दुनिया की बड़ी बड़ी कौमों को जाके देखें, वो अपने म्यूज़िक की हिफाजत करते हैं, अपने कल्चर की हिफाजत करते हैं।
रियाज अली खान साहब मेरे बड़े भाई भी हैं, कज़न भी हैं और एक लेजेंड। हमने कोई रिश्तेदार को अवार्ड नहीं दिया, हमारी कमेटी का एक रूल है। हम तो शाम चूसी घराने वाले इतने सच्चे मसूर के, और अगर हमारा बच्चा को बसूरा तो हम दुआ करते हैं कि ये मुल्क छोड़ जाए, कोई और काम करे, हम नहीं करते ये। तो उस्ताद इम्तियाज़ अली ख़ान, उस्ताद रियाज अली ख़ान एक बहुत बड़ा नाम हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान का, और इन जैसा एक आर्टिस्ट, इनको उस्ताद सलामत अली ख़ान सुनते थे, वो मैं गवाह हूँ बचपन में। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के फेवरेट आर्टिस्ट हैं ये, वो बुला के सुनते थे इनको। ये तो बहुत बड़ा एक ट्रिब्यूट है। मैं वो बात बता दूँ, और नुसरत खान साहब बड़ा प्यार करते थे, वो खुद बड़े अजीम आदमी थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो हमने सोच समझ के इनको अवार्ड दिया। इनका ताल्लुक़ ऐसे हमारे घराने से ही, और इनके साथ बड़े रिश्ते जुड़े हुए। उस्ताद नियाज़ हुसैन शामी साहब इतने बड़े, जिन्होंने मेहदी हसन साहब को ब्रेक दिया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, वो कंपोज़र थे, हमारे दादा भी थे। तो आज हमने उस्ताद रियाज अली खान साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना है। आज की हसीन शाम अपने अख्ताम को पहुंची। नाज़रीन, उस्ताद सलामत अली ख़ान की याद में शाम 84 घराने की जानिब से आज एक ख़ास क्लासिकल मौसीकी इवेंट का इनेकाद किया गया था। मैं और शहरबानो आज यहाँ पर पहुँचे थे, हमने तो भरपूर इंजॉय किया। बड़े ही मायानाज क्लासिकल मौसीकार यहाँ पर मौजूद थे। हमने सुना शहरबानो आपने इंजॉय किया? मैंने बहुत इंजॉय किया, और आई होप हमारी ऑडियंस ने भी इसको इंजॉय किया होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा। और शाम 84 घराने का ये बड़ा इस तरह के जितने भी घराने हैं क्लासिकल मौसीकी में जो काम कर रहे हैं, शाम 84 समेत, जो क्लासिकल मौसीकी को भी ज़िंदा रखे हुए हैं। इनकी 4th जनरेशन है, और उसने इस शाम का इनेकाद किया जिसमें बहुत अहम शख्सियात थी जिन्होंने हमें अपने फ़न से महसूस किया, और हमने बहुत इंजॉय किया। इस तरह के इवेंट्स का मकसद सिर्फ ये होता है कि थोड़ा हटकर आपको दिखाया जाए प्रोग्राम से, क्योंकि वैसे तो हम स्टूडियोज़ में होते हैं और डिफरेंट स्टोरीज लेकर आते हैं, और हमने कहा कुछ ज़िंदगी में म्यूज़िक का तड़का भी होना चाहिए। आज की शाम की मुनासिबत से ही मैं भी ये बात करना चाहता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इनेकाद है कि जितने भी क्लासिकल मौसीकी है, जो भी इस फ़न से मुंसलिक अफराद हैं, उनके फ़न को उजागर किया जाना चाहिए, उनके फ़न को ज़िंदा रखा जाना चाहिए। और इन घरानों की जानिब से यकीनन बड़ी काविश की जा रही है कि क्लासिकल मौसीकी जो है वो कायम व दायम रहे, और वो ज़िंदा रहे, और उनका नाम ज़िंदा रहे। ऐसा बिल्कुल है कि उनके पढ़ने का अंदाज़ और उनका जो अंदाज़े बयां है, और वो जो आवाज़ के अंदर सरूर है, वैसे वो अलग ही है। श्योर आज नई कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी क्लासिकल मौसीकी के एतबार से। बिल्कुल, मैं भी कोशिश करूँगी रियाज करने की, लेकिन कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं। और मेरे ख्याल से अब हमें जाना चाहिए और बैक टू पवेलियन। स्टूडियो में मुलाकात करते हैं जी आपसे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। और बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। जी बिल्कुल, मैं खुश नजर आ रहा हूँ बिकॉज़ लगता है आपने जो क्लासिकल मौसीकी का अपना वो सुना है ना सेगमेंट जो था हमारा, आपको बड़ा पसंद है। अच्छा, वैसे वो भी मुझे पसंद आया, वो भी एक मेरी खुशी की वजह है, लेकिन उससे बड़ी जो मेरी खुशी की वजह है वो ये है कि आज वन ऑफ माय फेवरेट्स अली हैदर साहब आज सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बने हैं। एक तवील अरसे के बाद वो मंजर आम पर दोबारा आए हैं, और मेरे ख्याल से शहरबानो 90 की दहाई में शायद ही कोई नौजवान पाकिस्तान में ऐसा हो जिन्हें अली हैदर के गाने ना सुने हो। पुरानी जीन्स, जालिम नजरों से जाने मन और इस तरह। और मज़े की बात यह है अजीम कि मेरे बचपन में और आपकी जवानी में हमने उनके गानों को बहुत एंजॉय किया है, और आज भी हम एंजॉय कर रहे हैं। तो खुशी की बात यह है कि वो हमारे साथ सुनो पाकिस्तान के हिस्सा हैं आज, और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली हैदर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप, और आपने इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया? मुझ समेत जितने भी आपके फैंस हैं वो आपकी आवाज़ को सुनना चाहते थे, आपकी आवाज़ में गाने सुनना चाहते थे। क्यों आपने इतना लंबा ब्रेक लिया, और जो लिया उसमें आपकी क्या मसरूफियात रही? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शहरबानो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अजीम को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरी टीम सुनो का ये जो मॉर्निंग शो है,
थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन एयर। और इस वक्त आपकी तो मॉर्निंग हो रही है, लेकिन हमारी यहाँ पर नाइट है क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ। और यहाँ तकरीबन कोई 5-6 साल हो गए इधर आए हुए। और आप सही कह रही हैं कि मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, लेकिन वो हर आर्टिस्ट की जिंदगी में जो है आता है। उसमें कभी डोमेस्टिक भी चीजें होती हैं, क्योंकि मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं और मैं चाहता था कि वो अपनी तालीम जो है उसको अमेरिका में हासिल कर सके, कुछ बेहतर मुल्क व कौम के लिए कर सके। तो यहाँ पे कुछ अपनी जिंदगी डेडिकेट की भी है, लेकिन साथ साथ मैं म्यूजिक भी करता रहता हूँ ऑफ एंड ऑन। लेकिन सही बात है, कमर्शियल गाना मेरा बहुत साल के बाद है। बिल्कुल। और अली हैदर साहब, हम ये देख रहे हैं कि ढोलन यार जो है वो टाइटल है इस सॉन्ग का, वो ऑलरेडी फेमस हो गया है। 10 लाख जो शायकीन है वो अब तक इसको देख चुके हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं इस पर? देखिए, आर्टिस्ट को तो जब भी पजीराई मिलती है तो बहुत अच्छा ही लगता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इसे फन एशिया ने रिलीज किया है। और अगर वैसे आप देखेंगे तो इस वक्त ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन क्रॉस कर चुका है, बिकॉज 2 चैनल्स पे एक साथ, एक तो कंपनी के और फिर एक मेरे अली हैदर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर रिलीज किया है। तो माशाल्लाह 2.2 मिलियन इस वक्त हो चुका है। और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि इस बात से खुशी तो ज़रूर होती है, लेकिन ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब लोगों को पोइट्री अच्छी लगे, कोई कॉम्पोजिशन अच्छी लगे, म्यूजिक अच्छे लगे। तो वो लोगों को अच्छा लग रहा है और डिस्कस कर रहे हैं, ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। अच्छा अली हैदर साहब, आपने हमेशा पाकिस्तान और भारत के फनकारों के मुश्तरका काम को आपने कहा है कि जोर दिया है, उस पर आपने कहा है करना चाहिए इकट्ठे। ढोलन यार में भी आपने दोनों मुल्कों की मौसीकी के टैलेंट को यकजा किया है, इसकी क्या वजह? देखिए, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जो मौसीकी है, जो खेल है, जो और दूसरे ऐसे शोबे हैं, यही एक दूसरे को जो है वो बहुत करीब लेकर आते हैं। तो इसलिए मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है। और फैंस मेरे ख्याल में पाकिस्तान वाले भी और हिंदुस्तान वाले भी बहुत लकी हैं कि दोनों को ऐसे फनकार सुनने को मिले हैं जिन्होंने हमेशा उन बैरियर्स को तोड़ा है या कम करने की कोशिश की है। मुझे जब मेरा पहला एल्बम आया था, पुरानी चीज तो एक्चुअली came much later in 1993। मेरा जो पहला एल्बम जो पाकिस्तान में पॉपुलर हुआ था, चाहत उसका नाम था। और उसी वक्त आई थिंक 1990 से मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, और उस वक्त सिर्फ एक पीटीवी जो है वो आया करता था, जिसमें उन्होंने कहीं मुझे किसी प्रोग्राम में देख लिया, तो बस वहां से मेरी दावत आ गई। और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मुझे तो पाकिस्तान में भी कुछ नहीं पता था क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहा था। लेकिन इतना उन्होंने मोहब्बत दी, इतना प्यार, स्पेशली जब पुरानी जीन्स आया है, जालिम नजरों से आया है, या चांद सा मुखड़ा मेरे साइमल्टेनियस रिलीज हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे से जो टैलेंट है उससे मुस्तफीद होना चाहिए। अली हैदर साहब, हम आपसे पुरानी जीन्स की 2 लाइनें सुनेंगे सर, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि क्विकली अगर आप एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें। एक टाइम था जब पॉप स्टार्स इंक्लूडिंग योरसेल्फ, अली हैदर, शहजाद रॉय, फाखिर और इस टाइप से हारून, इस तरह से स्टार्स बड़े फेमस थे। फिर बैंड्स का टाइम था, वाइटल साइंस, जुनून, स्ट्रिंग्स। तो अब पाकिस्तानी इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री का? देखिए, पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री, एज यू सेड, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लासिकल एंड देन गजल एंड देन फोक, फिर जाके पॉप और भी बहुत सारे जो आज तक है। मैं ये समझता हूँ कि उसमें हमेशा ही जो है वो पाकिस्तान ने बहुत अच्छे आर्टिस्ट प्रोड्यूस किए हैं। सेम goes on the हिंदुस्तानी साइड। और दोनों को ही आप देखें, फैंस दीवाने हैं एक दूसरे की साइड पे। आप कभी जाके देखें जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है। तो मुझे लग रहा है आज तक इवन जो हमारा पॉप भी आ रहा है या नया भी आ रहा है, या जो लोग बॉलीवुड में गा रहे हैं, वो तमाम लोगों ने पाकिस्तान का ही तो नाम रोशन किया है असल में। और ये हिंदुस्तान पहुंचे हैं, उन्होंने भी इनको सर आंखों पे लिया है, जैसे हम उनके फनकारों को लेते हैं। तो ये तो बहुत मैं समझता हूँ कि नॉन स्टॉप एक प्रोग्रेशन है जो पहले भी थी और आज भी है। अच्छा, हमें ये बताइएगा अली हैदर साहब के मुस्तकबिल में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है आपका? आ रहा है तो कौन सा आ रहा है? और इतना लंबा ब्रेक तो नहीं लेंगे अब आप? नहीं जी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ब्रेक नहीं लूं, क्योंकि आपके फैंस मुझ समेत, अजीम समेत आपको सुनना चाहते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत इज्जत अफजाई की बात है, आप और इतना मेरा आपने फोन बढ़ा दिया है कि हमारा ही बहुत फोन बढ़ा है क्योंकि हम बचपन से आपसे बात करना चाहते थे। लेकिन एक इसमें क्या राज है, आप शुरू से वैसे के वैसे ही हैं माशाल्लाह, नो चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मेरी पिछले महीने ही बर्थडे गुजरी है, ये मत पूछिएगा कि मैं कितने साल का हो गया। बिल्कुल अली हैदर साहब, अगर आप गुनगुना दें सर पुरानी जीन्स, मैं कहता हूँ यादें ताजा हो जाएंगी। मैं बिल्कुल जी आपकी नजर करता हूँ। मेरा थैंक यू। कोई अब तक 2 लाख दफा तो गा चुका हूँ, लेकिन आज आपको भी सुनाता हूँ। और मजे की बात यह है कि मैं जब भी इस सॉन्ग को सुनाता हूँ, मैं बहुत दिल से सुनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो हमारे सुनने वाले हैं उन तक वो इसकी जो सादगी है वो पहुंचे। प्लीज 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 सर। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना, गली में जाके वो करना दांतों को घड़ी घड़ी साफ, पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट, वो कहना सर का गेट आउट फ्रॉम द क्लास, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब, वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ, बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। और इससे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपको अपनी वो यंग लाइफ याद आ जाती है जब आप कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे बिल्कुल ऐसे होता था। अली साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने छोड़ूंगा। जी जी सर, आपने याद करवा दिया, बड़ा बेहतरीन याद करवा दिया आपने वक्त। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। हमारी ढेरे साथ हैं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आपके आने वाला जो प्रोजेक्ट है सुपर हिट जाए। बिल्कुल तो शहर बानो आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारी तो दुआएं हैं सर कि आपका जो ये गाना है ये सुपर डुपर हिट हो। और बल्कि अभी तो आप भी बता रहे थे ढोलन यार जो है उसके ऑलमोस्ट मोर देन 2 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। बिल्कुल, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं, माशाल्लाह दुनिया में हर कोई इनको पसंद करता है, हर किसी के ये फैन है मुझ समेत और हम सब समेत। पुरानी जीन सुनने का मजा आ गया और अपना कॉलेज लाइफ भी मुझे याद आ गई है, और जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी अपनी कॉलेज लाइफ याद आ गई होगी। और कॉलेज लाइफ में भी यू नो एक टीचर होता है और वो टीचर कहता है कि अब ये करो वो करो। हमारे कान में हमारा टीचर कह रहा है कि अब प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका हुआ है, तो आप क्लोजिंग कर दें। तो जी आप आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।